आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 37। ये क्लास 9th के लिए है और इसका सब्जेक्ट है साइंस। वर्कशीट की डेट है 28 सितंबर 2020। इस वर्कशीट में हम मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। मोशन का मतलब है गति, और ये मोशन चैप्टर की लास्ट वर्कशीट है जिसमें हम पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर एंड सर्कुलर मोशन। हिंदी में इसे बोलेंगे अध्याय की पुनरावृत्ति और वृत्ताकार गति। इस चैप्टर के रिवीजन में हम स्टार्ट करते हैं बात मोशन से। मोशन मीन्स गति। गति हम कब कहते हैं? जब भी कोई वस्तु टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलती है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर हमने पढ़ा था गति कई प्रकार की गति होती है, जिसमें एक थी सीधी रेखा में गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा था सर्कुलर मोशन, इसी तरह से पेंडुलम का मोशन जिसको कि ऑसिलेशन या दोलन कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म हैं, एक है दूरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और दूसरी है विस्थापन जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। मान लिया एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। A से B तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है सीधी रेखा, दूसरा रास्ता है घूम के इस तरह से जाना, और तीसरा रास्ता है इस तरह से हिलते डुलते होके जाना। तो हम देखते हैं बहुत सारे रास्ते यहाँ पर हो सकते हैं। तो दो टर्म यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, पहला दूरी है और दूसरा है विस्थापन, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम कह सकते हैं दूरी वास्तव में A से लेकर B तक जाने में जो रास्ता हमें चलना पड़ा, रास्ता मीन्स पाथ, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी है। तो दूरी हो जाएगी पाथ लेंथ यानी कि रास्ते की लंबाई। जबकि विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा सबसे छोटा रास्ता यानी कि न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब हुआ दोनों हैं तो दूरी ही। तो अगर इन दोनों की SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट का मतलब ये आपको याद होगा, हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट सिस्टम होता है। तो हम यहाँ SI सिस्टम यूज़ करते हैं। तो दूरी को भी मीटर में नापते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों लेंथ हैं। तीसरी बात, दूरी वाले केस में, डिस्टेंस वाले केस में हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कौन सी दिशा में चलेंगे। तो इसका मतलब है दूरी वाले केस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और यही कारण है कि इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि जिसमें दिशाएं नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिशा फिक्स होती है, और दिशा होती है A से लेकर B तक की दिशा। तो यहाँ पर दिशा होती है, और इसीलिए इसको हम वेक्टर बोलते हैं, मीन्स सदिश राशि। एक चीज़ और हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं दूरी की और विस्थापन की, तो हम कह सकते हैं दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होती है। सिर्फ एक केस है जब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, और वो केस है जब दूरी A से लेकर B तक वाले पाथ की नापी जाएगी, तब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ये जो साइन हमने लगाया है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी है और वो इक्वल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, यानी कि चाल और वेग। यहाँ पर हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था v = दूरी अपॉन समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने वेलोसिटी के लिए पढ़ा था। अब इन दोनों को अलग अलग करके समझते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं चाल, एक तरफ हम लिख लेते हैं वेग। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। लेकिन फॉर्मूले की बात करते हैं, चाल वाले केस में फॉर्मूला होगा दूरी अपॉन समय। इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यही केस अगर वेग में लिखेंगे तो दूरी की जगह यहाँ पर होगा विस्थापन। इंग्लिश में इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यूनिट सिस्टम हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। और वेलोसिटी वाले केस में भी यूनिट सिस्टम मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी
मीटर होती है। जिस तरह से डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पर स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि। लेकिन वेलोसिटी की जहाँ बात करेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मीन्स सदिश राशि। कारण क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम स्पीड को अलग लिख लें और वेलोसिटी को अलग लिखें, तो इन दोनों का अगर रिलेशन देखना चाहें तो हम देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है जिसको हमने साथ में लिया हुआ है। तो स्पीड और डायरेक्शन इन दोनों को एक साथ लिखना ही वेलोसिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की। हम जानते हैं एक्सेलरेशन का जब फॉर्मूला लिखा था हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा था, मीन्स वेग अपॉन समय। ये फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का। डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको मैं याद दिला दूं, जब भी ये वर्ड आता है रेट, हिंदी में ये शब्द आता है दर, तो हमेशा ध्यान रखिए दर आने का मतलब है हमें उसे टाइम से डिवाइड करना है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, तो ऊपर तो हमने लिखा है वेग और दर की वजह से हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब चूंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड और नीचे है टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड 2 बार आने की वजह से इसकी यूनिट सिस्टम में सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन, दर जहाँ पर आता है वहाँ पर हमें टाइम से डिवाइड करते हैं। तो परिवर्तन को इंग्लिश में लिखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको याद होगा चेंज इन वेलोसिटी को हम 2 वेलोसिटी के डिफरेंस से बताते थे, और उसी तरह से टाइम को हम डायरेक्ट टी भी लिख सकते हैं, और या फिर हम टाइम का भी डिफरेंस करके लिख सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, उसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब हम वेग में परिवर्तन या चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक बार हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वेलोसिटी होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। जब हम कहते हैं वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज होने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका सिर्फ स्पीड चेंज हो जाए, दूसरा तरीका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, और तीसरा तरीका दोनों चेंज हो जाएं। अब हमारे केस में हम जिस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं आगे, हम सिर्फ स्पीड में चेंज की बात करते हैं। यही कारण है कि हमारे एग्जाम्पल में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और जब किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो सीधी लाइन में ही चलता चला जाएगा। यही कारण है कि हमारे सभी क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड बदलती है। अब डायरेक्शन चेंज होती ही नहीं, इस वजह से हम स्पीड और डायरेक्शन को दोनों को सेम मानते हैं। मीन्स डिस्टेंस और टाइम। दूसरा ग्राफ हमने देखा है वेग का समय के साथ ग्राफ। तो 2 तरह के ग्राफ हमने यहाँ पर समझे हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 तरह के ग्राफ हम पढ़ते हैं। हम तीनों तरह के ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ होता है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का ग्राफ, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती है लेकिन वो तिरछी होती है। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का ग्राफ, लेकिन इस बार लाइन टाइम एक्सेस के पैरेलल होती है। तीसरा ग्राफ हम बनाते हैं टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का ग्राफ, लेकिन इस बार ग्राफ लाइन जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा कर्व होता है, घुमावदार टाइप का। तीनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और बढ़ने का तरीका फिक्स है। जितनी यहाँ बढ़ी ऐसे ही थोड़ी देर बाद यहाँ, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है, और ऐसा मोशन कहलाता है एक समान गति। स्पीड फिक्स होने की वजह से ही डिस्टेंस तो बढ़ रही है,
लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने का तरीका जो है वो फिक्स है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं हम दूसरे ग्राफ पर। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं जो डिस्टेंस शुरू में है वही डिस्टेंस बाद में है, वही डिस्टेंस लास्ट तक रहती है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये ग्राफ रुके हुए ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। हम कह सकते हैं यहाँ पर मोशन नहीं है, मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बनाया गया है। तीसरा केस, यहाँ हम देखते हैं थोड़े से टाइम के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा चला, यहाँ पहुँचा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, उसके बाद अचानक ज़्यादा डिस्टेंस चल लेता है, उसके बाद अचानक और भी ज़्यादा डिस्टेंस चलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो जो डिस्टेंस चल रहा है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये एक समान गति नहीं है, ये कहलाएगी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो स्पीड जो है वो फिक्स नहीं है। ऐसा कोई ग्राफ जब हमें मिला हुआ होता है तो उस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी ऐसा ग्राफ मिलता है जो डिस्टेंस और टाइम का है तो वहाँ पर जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं वो है स्लोप। हिंदी में इसे बोलते हैं ढाल। ढाल निकालने का तरीका क्या होता है, ग्राफ पर दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। उन दोनों पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक टाइम एक्सेस के लिए और दूसरा डिस्टेंस एक्सेस के लिए। जब इस तरह से ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं बीच में एक ट्राइंगल जैसा हिस्सा बन जाता है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है वो वास्तव में डिस्टेंस के जैसा है, इसलिए ये एस होता है। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम के पैरेलल है जो कि टी है। तो जब हम दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को डिवाइड करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो अगर कोई ये पूछे कि डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं तो हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्लोप निकाल सकते हैं और स्लोप की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर आती है। अब हम बात करेंगे वेग समय ग्राफ। तो ऐसे केस में हमने 4 तरह के ग्राफ सीखे हैं। पहला ग्राफ ऐसा जिसमें टाइम के साथ साथ स्पीड का ग्राफ बिल्कुल फिक्स स्ट्रेट लाइन जैसा है, ऐसा हो। दूसरा ग्राफ ऐसा जिसमें टाइम के साथ साथ स्पीड का ग्राफ बढ़ते हुए इस तरह से हो। तीसरा ग्राफ ऐसा जहां पर टाइम के साथ साथ स्पीड का ग्राफ कम होते हुए इस तरह का। और चौथा ग्राफ ऐसा जिसमें टाइम के साथ साथ स्पीड का ग्राफ अलग अलग तरह का, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, इस तरह से। अब इन चारों ग्राफ को समझते हैं, इसमें क्या पता लग रहा है। यहाँ हम देखते हैं 0 टाइम पर जो स्पीड है वही स्पीड बाद में भी रहती है। तो हम कह सकते हैं ये ऐसा ग्राफ है जिसमें स्पीड फिक्स है, स्पीड नहीं बदलती है। तो ये मोशन हुआ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। इन ग्राफ को हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में समझा है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं वेलोसिटी शुरू में 0, फिर बढ़कर कुछ हो जाती है, फिर बढ़कर 2, 4, इस तरह से हम देखते हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम यह कहेंगे जो v की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, तो ये ग्राफ हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जब स्पीड बढ़ती चली जाती है तब हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं हम त्वरण। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। यहाँ हम देखते हैं t = 0 टाइम पर स्पीड मैक्सिमम है और उसके बाद स्पीड लगातार कम होती चली जा रही है। तो हम यह कहेंगे यहाँ v की वैल्यू घटती जा रही है, मीन्स डिक्रीजिंग है। v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और ये हम जानते हैं जब स्पीड लगातार कम होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। हिंदी में से बोलते हैं मंदन। अब आते हैं सबसे लास्ट ग्राफ पर। यहाँ पर स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पर जो v की वैल्यू है वो लगातार बदल रही है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही केस है। अब हम बात करते हैं इस तरह के ग्राफ से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए तो याद रखिए किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेकर उन 2 पॉइंट से टाइम एक्सेस के बीच में एक एरिया बनता है। जब भी इस तरह का कोई एरिया बनेगा और उस एरिया को हम निकालना चाहेंगे
तो हम हमेशा लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई चौड़ाई मीन्स लेंथ और उसकी ब्रेथ। तो यहाँ वाले केस में लंबाई जैसी भी होगी वो वेलोसिटी आएगी, चौड़ाई जैसी भी होगी वो टाइम आएगी, और एरिया के लिए जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो 2 पॉइंट होंगे, उस पॉइंट और एक्स एक्सेस के बीच में मिलाकर एक एरिया बनेगा, और उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस की वैल्यू देगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। किसी भी तरह के मोशन को समझने के लिए हमें कुछ इक्वेशन हम बनाते हैं, और वो इक्वेशन 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, u, v, s, a और t। जहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s है उसकी डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन और t टाइम, और ये हैं हमारी 3 गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी सीखा था कि ग्राफ से इन इक्वेशन को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। वर्कशीट के अगले भाग में हम देखते हैं, ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट्स। क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहां वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण होता रहे? और ऐसा मोशन जहां पर ऐसा होता है वो वृत्तीय गति का मोशन कहलाता है, जिसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस बात को समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय गति का मतलब है सर्कुलर मोशन करता है। इस तरह से ये सर्कल का सेंटर हो गया है, इसका नाम मैंने दे दिया O, और ऑब्जेक्ट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हम जानते हैं कि वेग जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है चाल और एक है दिशा। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ कह सकते हैं स्पीड की जगह में 5 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर ये A पॉइंट पर है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी ऊपर की तरफ। जब ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ B पॉइंट पर आ गया है तो इस समय इसकी डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि बाईं तरफ। फिर B से चलता हुआ ये ऑब्जेक्ट C पर आ गया है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ, और C से चलता हुआ जब ये D पॉइंट पर आ गया है तब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट हैंड साइड में, यानी कि दाईं तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस स्पीड की हम बात करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड वो तो फिक्स रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बार बार बदलती रहती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हम क्या कहें? क्या हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कह सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है। तो ये एक ऐसा उदाहरण हुआ जिसमें वेलोसिटी है, उसमें परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये केस है सर्कुलर मोशन का। लेकिन ये सर्कुलर मोशन ऐसा है जिसमें स्पीड फिक्स है, इसलिए इसको नाम दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हिंदी में इसका नाम देंगे एक समान वृत्तीय गति। और इस तरह के बहुत सारे मोशन हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का मोशन। तो सैटेलाइट के मोशन में भी हम जानते हैं उसकी स्पीड फिक्स रहती है, बस उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। इसी तरह से हम देखते हैं जब घर में हम फ़ैन चलाते हैं तो फ़ैन भी एक समय बाद टॉप स्पीड पे चलने लग जाता है। फ़ैन के जो ब्लेड हैं यानी पंखड़ियाँ जो हैं उसके सबसे बाहर का पॉइंट होगा, उसकी स्पीड फिक्स रहेगी, लेकिन डायरेक्शन इस तरह से बदलती चली जाएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ हम देखते हैं ये लिखा हुआ है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है और एक समान चाल यानी स्पीड फिक्स रहती है, तब उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, यानी एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए हैं, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, यानी ऐसा स्टेडियम जो सर्कुलर हो, उस पर दौड़ने वाला कोई आदमी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, बशर्ते कि उसकी स्पीड सेम रहे। पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, और ये हम बता चुके हैं कि सैटेलाइट की स्पीड फिक्स रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से उसका मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है
तो हम किस तरह से निकालेंगे। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हम वेलोसिटी को स्पीड नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक समान रहती है अगर मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। तो वेलोसिटी के लिए पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और घूम के वापस ए पर आ जाता है, तो ऐसे केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ से चला वहीं आ गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस। अब जब ए से चलकर ए पर वापस आ गया है, तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस तो हम यहाँ बता ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में हम इसको डिस्प्लेसमेंट से शो नहीं करते। तो हम कैसे शो करते हैं, हम जानते हैं सर्कल में जो बाहर का ये हिस्सा रहता है, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, और इसकी वैल्यू होती है 2πr, जहाँ पर r इसकी रेडियस होती है। तो डिस्टेंस की जगह हम लिखते हैं 2πr और टाइम की जगह हम लिखते हैं टाइम, और यही वजह है इसका फार्मूला हो जाता है 2πr/t। अब हम आते हैं चेक योरसेल्फ पर, स्वयं को जांचिए। पहला क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की है और वहाँ पर हमने एक नहीं चार डिफरेंस निकाले हुए हैं। सेकंड, गति के 3 समीकरण लिखिए। हम पिछले 3 वीडियो में इन 3 समीकरण को लिखना और निकालना सीख चुके हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। हमने एक उदाहरण देखा था सैटेलाइट का मोशन, तो वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जो घर में घड़ी रहती है, घड़ी की टाइम वाली सुई, मिनट हैंड या उसका आर हैंड, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी बहुत सारे आप ढूंढ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक एथलीट 100 मीटर की रेडियस वाले एक ट्रैक का चक्कर 1 मिनट में लगाता है, सर्कुलर ट्रैक है, तो इस तरह का वो ट्रैक होगा। ट्रैक की रेडियस है 100 मीटर और उसको टाइम लगता है 1 मिनट का, तो हमें पता लगाना है उसकी चाल क्या होगी। जब हम उसकी चाल की बात करेंगे तो चाल वाले केस में हमें चाहिए सिर्फ इसकी डिस्टेंस और उसका टाइम। हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने में हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए यानी 2πr और टाइम चाहिए t। वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 100 मिनट और टाइम की वैल्यू है 1 मिनट। लेकिन हमें टाइम SI सिस्टम में चाहिए यानी सेकंड में, तो वो हम लिखेंगे 60 सेकंड। इसको सॉल्व करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है मोशन का ये चैप्टर और उसका रिवीजन आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।